सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। तेलंगाना विधानसभा के बाहर अनोखा नजारा दिखा जो बीआरएस के कई नेता ऑटो से विधानसभा पहुंचे। ऑटो में बैठे नेताओं के हाथ में तख्तियां भी थी। दरअसल ऐसा करके बीआरएस नेताओं ने ऑटो चालकों के प्रति अपना समर्थन जताया। तेलंगाना में ऑटो चालक सरकार की महालक्ष्मी योजना का विरोध कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि इस योजना से उनकी दैनिक आय पर असर पड़ा है। तमिलनाडु के पोलाची में डीएमके कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। तस्वीरें कोयम्बटूर जिले के पोलाची की हैं, जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फेस कटआउट लगाकर हलवा बांटा जा रहा है। तस्वीरों में एल मुरुगन और तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई के फेस कटआउट भी लगाए गए हैं। ये फेस कटआउट पहने हुए लोग डीएमके के कार्यकर्ता हैं, जो जता रहे हैं कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को उनका उचित हिस्सा नहीं दे रही है। ये है शर्मा जी। दिल्ली में ये मशहूर हैं करोड़पति भल्ले वाले के नाम से। बीएमडब्ल्यू कार से आते ही नेहरू प्लेस में अपनी दुकान लगाने। दुकान भी क्या, एक छोटा सा टेबल जिस पर फूड स्टॉल लगाते हैं। दही भल्ला बेचकर करोड़पति हो गए हैं, लेकिन अपनी दुकान नहीं खरीदी है और न ही रेंट पर ली है। वो घर से ही दही भल्ले बनाकर अपनी कार में लाते हैं और यही छोटी सी टेबल पर अपना फूड स्टॉल लगाते हैं। जो भी इस मार्केट में खरीदारी करने आता है वो शर्मा जी के दही भल्ले खाए बिना नहीं जाता। 1989 से ही ये दही भल्ले बेच रहे हैं। 2 रुपए प्लेट से शुरुआत की थी। तेलंगाना में कुत्ते के अच्छे स्वास्थ्य के लिए देवी को गुड़ का चढ़ावा चढ़ाया गया। तस्वीरें तेलंगाना के मुलुगु की हैं, जहां देवी के चढ़ावे के लिए कुत्ते के वजन के जितना गुड़ चढ़ाया गया। दरअसल परिवार ने अपने पालतू कुत्ते के बीमार होने पर देवी से प्रार्थना की थी और ठीक होने पर तुलादान करने की मन्नत मांगी थी। ऐसे में जब उनका कुत्ता पूरी तरह ठीक हो गया तो उन्होंने देवी को कुत्ते के वजन जितना गुड़ का चढ़ावा चढ़ाया। अपने पालतू कुत्ते के प्रति उनका प्यार देखकर लोग हैरान हैं। मनाली से 16 किलोमीटर दूर सेथन गांव में बना इग्लू हाउस सैलानियों को खूब लुभा रहा है। बर्फ को काटकर बनाए गए इग्लू हाउस में वक्त बिताने देश विदेश से सैलानी पहुंच रहे हैं। मनोरंजन के लिए यहां स्कीइंग और ट्यूब राइडिंग जैसे रोमांचक खेल भी हैं। यहां तक पहुंचना भी बेहद रोमांचक है। घने जंगलों के बीच बसे इस गाँव में चारों तरफ 4 से 5 फीट बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। प्रीणी गाँव से सेथन तक लगभग 14 किलोमीटर का रास्ता बर्फ के बीच से होकर जाता है। ये सुंदर तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है, जहां श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। मौका था मौनी अमावस्या का। इस पवित्र मौके पर श्रद्धालु बड़ी तादाद में गंगा स्नान के लिए गंगा नदी के तट पर पहुंचे थे। ऐसे में उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बड़े प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में होने वाली लापरवाही से जुड़ी है। अगर ये लापरवाही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट में होती है तो लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में एक सुरंग 2022 में बनकर तैयार हुई। एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसे बनाया, लेकिन इस अंडरपास की हालत बनने के साथ ही खराब हो गई। अब माना जा रहा है कि तकनीक और डिजाइन दोनों में गंभीर समस्या है। कंपनी को नोटिस दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ऐसी लापरवाही हुई कैसे। मामला आम आदमी के पैसे और उसकी सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। देश की राजधानी में करीब 1.5 साल पहले करीब 1.5 किलोमीटर की एक टनल उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। शानदार, विश्व स्तरीय, खूबसूरत ऐसी कि बस देखते रह जाए। प्रगति मैदान इलाके में 777 करोड़ रुपए के खर्च से ये टनल रिकॉर्ड समय में बनी थी और विडंबना देखिए, रिकॉर्ड समय में ही टनल का दम निकल गया। समस्याएं कई हैं, रिसाव, सीमेंट और कंक्रीट में दरारें, साथ ही जल निकासी का खराब इंतजाम। ये बात और है कि यहाँ से गाड़ियाँ अभी भी गुजर रही हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये टनल यात्रियों के लिए खतरा बन चुकी है। 700 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी ये प्रगति मैदान की वो टनल है जिसको लेकर सारा बवाल मचा हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने इसको बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी को 500 करोड़ रुपए जमा करने के लिए इस वजह से कहा है क्योंकि इसमें सीपेज की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि
इसको अनफिट करार देने की कगार पे हैं लोग। ये कहना है पीडब्ल्यूडी का कि जो इसकी बनावट है उसमें अब दरार भी आ रही है और इतनी खतरनाक चीज़ें अब होती जा रही हैं कि इसको पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा, रिपेयर से काम नहीं चलेगा। सॉसर जो टनल होती है उसके नीचे एक सॉसर ड्रेनेज का होता है, उस सॉसर ड्रेनेज की अनुपस्थिति में यहाँ पर पानी जम जाता है और पानी अभी भी देखिए आप छत पे से पानी टपक रहा है। जो सड़क के बीच में आप पानी देख रहे हैं ये दरअसल कोने से नहीं आया है, ये छत से टपक रहा है। किसी भी चीज़ जो कंक्रीट से बनी हुई कोई भी चीज़ हो जिसमें लोहा लगा हो, आयरन टीएमटी बार्स लगे, उसमें अगर लगातार पानी लगता रहेगा तो आखिरकार उसकी उम्र कम होती चली जाएगी। और ऐसा नया बना हुआ टनल में अगर इस तरीके से पानी बहेगा, इस तरीके से उसमें दरारें आएंगी तो जाहिर तौर पर सवाल उठना तय है कि आखिर इस खूबसूरती का क्या काम जब टनल इस तरीके से खतरनाक रूप ले ले। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में ये टनल बेहद अहम है। इस अंडरपास से मध्य और नई दिल्ली से यमुना पार और गाजियाबाद के अलावा नोएडा आना जाना आसान हो गया। ये दीगर बात है कि जून 2022 में बनने के साथ ही लीकेज और पानी भरने की समस्या शुरू हो गई। टनल को कई बार बंद करके पानी निकालने और मरम्मत का काम किया जा चुका है, लेकिन लगता है कि ये बात समझ में आ गई कि टनल मरम्मत से परे है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए सख्त कदम उठाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने टनल बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को नोटिस दिया है। गंभीर तकनीकी और डिजाइन से जुड़ी कमियों के लिए 500 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया है। साथ ही कंपनी को मरम्मत करने के लिए भी कहा गया है। आसार है कि टनल को फिर से बनाना पड़ सकता है, क्योंकि इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। नोटिस उस समय फ्लाईओवर डिवीजन के चीफ इंजीनियर प्रदीप कुमार परमार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल सिंह को भी दिया गया है। पूछा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो। टनल का नक्शा बनाने से लेकर इसे बनाने, बनाए रखने और मरम्मत करने की पूरी जिम्मेदारी L&T की थी। कंपनी अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती, लेकिन इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि टनल के निर्माण में गंभीर तकनीकी खामियां क्यों आई। जानकार मान रहे हैं कि प्रगति मैदान सुरंग में जो रिसाव हो रहा है वो निर्माण के दौरान उचित वाटर प्रूफिंग न होने की वजह से है। इसके अलावा डिजाइन को लेकर भी सवाल है, जिनके जवाब मिलने बेहद जरूरी है, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। अभिषेक आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के सुरंग का हाल आपने देख लिया, अब आपको दिल्ली मेट्रो की हालत दिखाते हैं। गुरुवार को गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक रेलिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। नीचे सड़क से गुजर रहे कई लोग जख्मी हुए, एक शख्स की मौत तक हो गई। हालांकि इस हादसे की जांच हो रही है, मगर सवाल वही कि निर्माण में ऐसी लापरवाही आखिर हुई क्यों? दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर रोज की तरह सब कुछ सामान्य था। मेट्रो परिसर में भी आम दिनों की तरह आवाजाही थी, लेकिन दोपहर करीब 11 बजे कुछ ऐसा हुआ कि तस्वीर बदल गई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म की रेलिंग का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा। नीचे सड़क पर ट्रैफिक था, कई लोग मलबे की चपेट में आ गए। 5 लोग जख्मी हुए, जबकि एक शख्स की जान चली गई। गनीमत ये रही कि मलबा सड़क किनारे वाले हिस्से पर गिरा था, नहीं तो घायलों की तादाद बढ़ सकती थी। आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और उनके इलाज का इंतजाम हुआ। दिल्ली मेट्रो में ये हादसा पहली बार नहीं है, हादसे पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। ऐसी तस्वीर दोबारा सामने न आए, इसलिए कठोर कदम उठाना जरूरी है, सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली मेट्रो में हुए हादसे कब कब हुए। 17 फरवरी साल 2023 को हैदरपुर मेट्रो स्टेशन में एक अंडर कंस्ट्रक्शन पिलर की ग्रिल एक कार पर आकर गिरी, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। 12 जुलाई साल 2009 में जमरूदपुर में निर्माणाधीन मेट्रो पुल गिरा, हादसे में कई लोगों की जान चली गई।
19 अक्टूबर साल 2008 में लक्ष्मी नगर में निर्माणाधीन मेट्रो पुल के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग चोटिल हुए। 28 अगस्त 2007 में पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार मेट्रो निर्माण साइट के पास एक क्रेन ड्राइवर के ऊपर कंक्रीट स्लैब गिर गया था। क्रेन ड्राइवर की जान चली गई थी। ये जितने भी हादसे हैं वो कंस्ट्रक्शन के दौरान हुए, लेकिन गुरुवार को गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर जो हादसा हुआ वहाँ इमारत बनकर तैयार है। मेट्रो का ये पिंक रूट नया बना है। 2018 में ही गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन शुरू हुआ, यानी ये दलील भी नहीं दी जा सकती कि कंस्ट्रक्शन पुराना है। इसलिए निर्माण सामग्री की क्वालिटी और मेंटेनेंस पर सवाल उठने लगे हैं। 2 DMRC ऑफिशियल्स, एक मैनेजर और एक जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से, उनको अभी सस्पेंशन पे डाला गया है पेंडिंग फुल इंक्वायरी। इस हादसे के बाद मेट्रो प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। DMRC ने हादसे के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की है। एक प्रबंधक और सिविल विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को जांच होने तक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की तफ्तीश जारी है और आकलन किया जा रहा है कि ये हादसा क्यों हुआ। साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इंजर्ड हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए और हमारा स्टाफ हॉस्पिटल पे डिप्लॉयड है फुल्ली। हमारी कोशिश ये है कि बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट जो इंजर्ड हैं उनको मिले और एक्स ग्राशिया पेमेंट एज ए स्पेशल केस 1 लाख, जो भी जिसको माइनर इंजरी हुई है 1 लाख उनको दिया जाएगा। 5 लाख जो इसके पास ग्रीवियस इंजरी जिनको हुई है उनको दिया जाएगा और जो अनफॉर्चुनेट जिनकी डेथ हुई है उनको DMRC 25 लाख देगी। घायलों की मदद के साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आगे ऐसा हादसा न हो। खबर है कि अधिकारियों को सभी मेट्रो स्टेशन की जांच करने के लिए कहा गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि DMRC हादसे की वजहों की पहचान करेगा, रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा और गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए हॉर्न बजाते रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव के परिवार को मिली है राहत। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। 3 और लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। इनमें किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ये सम्मान देने की घोषणा हुई है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी ये सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद उनके पोते और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जताई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन के परिजनों ने भी प्रधानमंत्री के इस ऐलान पर खुशी जताई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत उनकी दोनों बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को अंतरिम जमानत दे दी है। तीनों को 1 लाख के मुचलके पर अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। पीएम मोदी 11 फरवरी यानी रविवार को मध्य प्रदेश जाएंगे। यहां आदिवासी बहुल इलाका झाबुआ में करीब 12:30 बजे कई सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनाव के लिए वीवीपैट को नए सिरे से डिजाइन करने की याचिका पर सुनवाई अगले महीने तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते के लिए टाल दी है। दरअसल ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि वीवीपैट इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वोटर को इस बात की तसल्ली हो सके कि उसका वोट दर्ज हो गया है। दरअसल अभी वोटर वीवीपैट मशीन पर ये तो देख सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट देने के लिए बटन दबाया था उसका वोट उसी को गया है, लेकिन डाला गया वोट रिकॉर्ड हुआ है या नहीं ये देखने की व्यवस्था नहीं है। डीप फेक से बचाव के लिए डीप फेक डिटेक्शन टूल बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश पर MHA का साइबर विंग
14C डीप फेक डिटेक्शन टूल तैयार कर रहा है, जिसे देश के सभी साइबर थानों में लगाया जाएगा और यहां डीप फेक डिटेक्शन एक्सपर्ट टीम भी तैनात की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से अयोध्या धाम के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इसे केरल के कोचुवेली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनावी माहौल में जब भारत रत्न सम्मान का ऐलान हुआ तो उसके भी सियासी मायने निकाले गए। एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का। यूपी के जाटलैंड में किसान नेता रहे चरण सिंह का आज भी बड़ा सम्मान है। माना जा रहा है कि सरकार ने उन्हें जो सम्मान दिया है उससे बीजेपी को सियासी फायदा हो सकता है। सम्मान ऐसा ही होना चाहिए, जिसे मिले उसे आनंद, जो दे उसे परम आनंद। समर्थकों को सुख, विरोधियों को खुशी, भले ही मजबूरी सही। सियासत हो तो हो, शिकायत किसी को नहीं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी। बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। For former Prime Minister Chaudhary Charan Singh and Bharat Ratna for PV Narasimha Rao, मैम। पीएम ने अपनी पोस्ट के जरिए भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया। नाम पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भी है, पर नजर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर अटक गई। इस फैसले से सरकार की वाहवाही तो हो रही है, मगर मतलब निकालने वाले इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। यहाँ एक तीर से दो निशाने नहीं हैं, एक सम्मान से 5 सियासी फायदे हैं। जाट, किसान, ओबीसी, पश्चिमी यूपी और खुद आरएलडी, सभी का रिश्ता चौधरी चरण सिंह से है। उम्मीद है कि एक साधे सब सधेंगे। आपको पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। साफ है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब सवाल है कि पश्चिमी यूपी किसके साथ जाएगा। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 19 जीती थी। इस बार क्लीन स्वीप का इरादा है। इसके लिए जाट और किसान वोटर्स की पूरी तरह गोलबंदी जरूरी है। हो सकता है कि चौधरी चरण सिंह का नाम काम आ जाए। देखिए, आजाद भारत में चौधरी चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया। और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग, मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। पश्चिमी यूपी में चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत को उनके बेटे अजित सिंह और पोते जयंत भले ही बहुत मजबूत नहीं कर पाए, मगर इस इलाके में उनका सम्मान बहुत है। इसके अलावा ओबीसी फैक्टर भी है, यानी मैसेज सिर्फ यूपी नहीं बल्कि दूर तक देने की कोशिश है। सरकार इससे पहले ओबीसी के बड़े नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर चुकी है। किसान और ओबीसी के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों का जवाब बीजेपी के पास है। देश के ऐसे लोग जिनका देश की प्रगति और विकास में योगदान है, उनको ये दुर्लभ सम्मान मिला है। बधाइयां भी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान भी सियासी तौर पर अहम है। कृषि सुधार और किसानों की बेहतरी के लिए उनका नाम है। इस तरह यूपी समेत पूरे देश में किसानों को मैसेज मिल गया है। अब विपक्ष भले ही सवाल उठाता रहे, उनको दिया तो हमें उसका दुख होने की जरूरत नहीं, खुशी है उनको दिया तो। और नरसिंह राव जी ने तो उनको मस्जिद ढाने के लिए मदद भी की थी, तो दिया तो ठीक है ना। अब असली खेल समझिए। अगर बीजेपी ने 400 पार का टारगेट रखा है तो यूपी की हर सीट अहम हो जाती है।
पश्चिमी यूपी में जहां मुस्लिम और दलित मतदाता बड़े फैक्टर हैं, जाटों और किसानों को अपने पाले में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए बीजेपी आरएलडी यानी जयंत चौधरी को साथ लाने की जुगत में है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 167 अंकों की बढ़त के साथ 71,595 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 65 अंक चढ़कर 21,782 पर पहुंचा। आज निफ्टी के 27 शेयर तो बीएसई सेंसेक्स के 16 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार दिल्ली सराफा मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव सपाट 63,300 रूपये रहा। हालांकि चांदी के दाम में 400 रूपये का उछाल आया। 1 किलो चांदी की कीमत 75,000 रूपये रही। खबरें हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को फरवरी महीने के आखिर में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कहा जा रहा है कि इस बार सरकार एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो डीए बढ़कर 50% तक जा सकता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स कर लिया। साथ ही कंपनी ने ऑनलाइन खुदरा कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बिटसिला का अधिग्रहण किया। बिटसिला ONDC पर एक विक्रेता मंच है। खबरों के अनुसार पेटीएम ई कॉमर्स ने करीब 3 महीने पहले नाम बदलने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद 8 फरवरी को उसे कंपनी रजिस्ट्रार से मंजूरी मिली। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। जहां महिलाएं आज पुरुषों से किसी भी तरह से कम नहीं हैं। ऐसे में आज हम आपको ऐसे ही एक मजबूत और प्रगतिशील सोच वाली महिला से मिलवाते हैं, जो पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कुआं खोदने जैसी कठिन जिम्मेदारी लिए हुए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस काबिल महिला ने अपने लिए भी एक कुआं खोदा है और अब इलाके में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक और कुआं खोदने जैसी बड़ी चुनौती को स्वीकार किया है। ये मजबूत इरादों वाली महिला है। वो मेहनती महिला जिसे इलाकाई लोग लेडी भगीरथ पुकार रहे हैं। सिर पर टोकरी थामे जिस सशक्त महिला को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इनका भगीरथ प्रयास ही इन दिनों इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी जिस तरह से भगीरथ गंगा को धरती पर लाए, दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर रास्ता निकाला, उसी तरह से कर्नाटक में 55 साल की गौरी चंद्रशेखर नायक ने भी इलाके में पानी संकट को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। गौरी सिरसी के गणेश नगर की रहने वाली हैं। अपने घर के पास बने आंगनवाड़ी केंद्र में खासकर बच्चों को पानी की समस्या है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के अलावा उनकी खाने पीने की जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इसलिए इस परेशानी को गौरी ने हमेशा के लिए दूर करने का मानो बीड़ा उठा लिया है। बीती 30 जनवरी से वो कुआं खोदने की राह पर अग्रसर हैं। एक मजबूत संकल्प के साथ गौरी कुदाल, टोकरी और रस्सी के सहारे रोजाना 1.5 फीट की गहराई तक खुदाई करती हैं। मिट्टी की कई टोकरियां खींचती हैं। गौरी को कुआं खोदते हुए 10 दिन बीत चुके हैं। 8 फीट कुआं खोदा जा चुका है। लक्ष्य निश्चित तौर पर कठिन है, मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा उनका मजबूत संकल्प है, जिसके सहारे करीब 1 महीने के अंदर गौरी ने कुआं खोदने का लक्ष्य रखा है, ताकि आंगनवाड़ी और उसके आसपास मौजूद लोगों को पानी का बेहतर और सुरक्षित स्रोत मुहैया हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कर्नाटक सरकार के एक बड़े कदम की, जो ऐप के जरिए बुक होने वाली कैब में सफर करने वाले यात्रियों के हित में उठाया गया है। कर्नाटक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ओला और उबर जैसी ऐप बेस्ड सभी कैब कंपनियों के लिए एक समान किराए फिक्स कर दिए हैं। कर्नाटक सरकार का ये फैसला राज्य के सभी शहरों में मिलने वाली कैब सर्विस पर लागू होगा। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैब को गाड़ी की कीमत के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 10 लाख रुपए से कम कीमत वाली कैब का न्यूनतम किराया 4 किलोमीटर दूरी के लिए 100 रुपए तय किया गया है। इसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए 24 रुपए लगेंगे।
10 लाख से 15 लाख रुपए के बीच की कैब का न्यूनतम किराया 115 रुपए रखा गया है और इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए यात्री को 28 रुपए देने होंगे। 15 लाख या इससे ज्यादा कीमत वाली कैब में सफर करने के लिए न्यूनतम किराया 130 रुपए है और इसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए आपको 32 रुपए देने होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कैब यूज करने पर यात्रियों को 10% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसके साथ ही टैक्सी ऑपरेटर्स और एग्रीगेटर्स को यात्रियों से जीएसटी और टोल चार्ज लेने की अनुमति दी गई है। हालांकि ट्रिप के दौरान लगने वाले समय के हिसाब से कैब का किराया नहीं बढ़ेगा। कर्नाटक सरकार की ओर से फिक्स किए गए किराए के हिसाब से ही कैब का किराया लिया जाएगा। यही नहीं, पहले 5 मिनट के लिए कैब यूजर से कोई वेटिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके बाद हर 1 मिनट के लिए 1 रुपए चार्ज लगेगा। सरकार ने राज्य के सभी कैब ऑपरेटर्स और एग्रीगेटर्स को चेतावनी दी है कि वो तय रेट के मुताबिक ही यात्रियों से किराया लें और इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल कर्नाटक सरकार को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि टैक्सी सर्विस में ओवर चार्जिंग की कई शिकायतें मिल रही थी और लोग यूनिफॉर्म फेयर सिस्टम की मांग कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कर्नाटक सरकार के इस फैसले का असर देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ऐप बेस्ड कैब का इस्तेमाल देश के कई शहरों में होता है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर हमने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कर्नाटक की सरकार ने बेंगलोर में अच्छा ही काम करा है। वैसे उन्होंने अपने कुछ सोच समझ के करा होगा वहाँ की सरकार ने, क्योंकि वहाँ की यही होगा कि वहाँ की डिस्टेंस की दूरी के हिसाब से उन्होंने अपना जो कार्टेज है मतलब भाड़ा उन्होंने फिक्स करा होगा। तो मेरे साइड से भी यहाँ पे भी अगर ये दिल्ली में भी है, भारत के अंदर ये भी यहाँ पे भी हो जाए ना ये चीज़, तो यहाँ पे भी बेस्ट है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि यहाँ से उतने दूर पे राइड कर लेते हैं, फिर किसी का कॉल आ जाती है, किसी को बीच में उतरना पड़ जाता है। तो इस हिसाब से ना वो जो रैपिडो वाला है, ऊबर वाला, ओला वाला, कोई सा भी, तो उसको कम पड़ जाता है। फिर वो बोलता है भाई मैं इतने डिस्टेंस के हिसाब से इतना पैसा दूंगा, समझ रहे हो आप। तो उस हिसाब से ना मतलब यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर भाई बंदा कहीं पे बीच में उतरे तो वो खुद स्वयं जिम्मेदार होगा, ना कि कोई अदर पर्सन उसका जिम्मेदार हो सकता है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि फिक्स हो जाने पर एक सिमिलरिटी रहेगा, क्योंकि कभी पीक आवर रहता है तो उन लोगों का भाव का कोई अंत नहीं रहता है और मिनिमम वो उतना रखता ही है ओला और उबर वाला जितना उनका सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो इस बीच में एक मिडमेन फिक्स हो जाने पे क्या है कि एक कस्टमर सिक्योरिटी और कस्टमर की सिक्योरिटी हो जाती है। हाँ, फिक्स रेट तो देखो होना चाहिए। मैं रीजन बता रहा हूँ वो क्या, अगर आप बुक करोगे ना कहीं पे तो जो पीक आवर्स होते हैं ना उसमें जो 100 रुपए की चीज होती है ना उसमें 150-200 रुपए शो करता है और उसी चक्कर में जल्दी आते नहीं है ओला उबर वाले। एक फिक्स रेट रहेगा तो उनको पता है कि मैं अभी जाऊँ या 10 मिनट के बाद जाओ या आधे घंटे के बाद जाओ, मुझे वही मिलेगा। तो इससे समय बचेगा एक तो पहली बात, और ये नहीं लगेगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, ना कंज्यूमर को लगेगा ना कैब वाले को लगेगा। वो फिक्स हो जाएगा पूरा, ना इसमें किसी जनता का लॉस है ना जो चला रहे हैं उनका लॉस है। कर्नाटक सरकार ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया ओला उबर वालों के लिए, तो कहीं ना कहीं कंपनी को झटका तो लगा ही लगा होगा। कंपनी वाले सोच रहे होंगे कि हम अपने हिसाब से रेट तय करें, लेकिन सरकार ने इस चीज को लागू कर दिया है। इससे क्या होता है कि एक फायदा कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो ओला और उबर के यूज करने वाले जो ग्राहक हैं उनको फायदा होगा। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ऐसे में कई होटल और रेस्टोरेंट आपके दिन को और खास और यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं द्वारका के रैडिसन ब्लू होटल और वहां जानते हैं कि क्या कुछ खास तैयारियां की गई है आपके लिए। देखिए, ओकेजन कोई भी हो, लेकिन खाना पीना उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास हिस्सा होता है। और खास करके जब वैलेंटाइन वीक चल रहा हो, वैलेंटाइन डे को सोच करके अगर कुछ डिजाइन किया गया हो, स्पेशल मेन्यूज तैयार किए हो, तो उसकी बात ही कुछ और है। तरुणप्रीत इस वक्त जो कि डायरेक्टर हैं फूड एंड बेवरेज के रैडिसन द्वारका के, वो हमारे साथ है। तरुणप्रीत, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग एट रैडिसन ब्लू द्वारका। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, खास करके टारगेट करके 14 फेब को आपने क्या कुछ किया है? देखो, 14 फेब इज अ डे एवरी कपल, हर कपल सोचता है कि मैं अपने पार्टनर के लिए स्पेशल करूं। तो कंसिडरिंग दैट इन माइंड हमने प्लान किया है। इस पर काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन है रैडिसन ब्लू द्वारका। अपने रेस्टोरेंट से लेके, दिस इज आवर टी लाउंज, एट्रियम लाउंज से लेके हमारा पूल साइड डोम का बाना। मिसिंग टी हियर। टी के बिना तो बात ही नहीं बनती। अच्छा, तो ये देखिए, अब हमने बोला और अब ये यहाँ पर वाओ कॉफी भी आ गई है। एंड दिस इज सो नाइस। मुझे लगता है कि जब कोई कपल यहाँ पर आएगा तो ये हार्ट शेप कॉफी जब उसे मिलेगी, ये देखिए हार्ट शेप कॉफी जब उसे मिलेगी, वाकई मूड बन जाएगा।
हमारी स्पेशलिटी ही यहाँ पे ये है कि हम जो भी कॉफ़ी सर्व करते हैं, कॉफ़ी पे कुछ ना कुछ आर्ट करते हैं। तो इस बार वैलेंटाइन वीक को टारगेट करते हुए हमने जो भी कॉफ़ीज प्लान किए हैं उस पर हार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड एवरी कॉफ़ी कम्स विद अ सर्विस फ्रॉम हार्ट। तो बनती भी हार्ट से और प्रेजेंट भी हार्ट के साथ होती है, तो वो अपने आप में एक फैक्टर ऐड कर देती है। और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हर किसी भी चीज में अगर आप इमोशंस या फिर फीलिंग्स अगर आप ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज ही बिल्कुल एक अलग लेवल पे बनती है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कई सारी जगह हैं जहाँ पर लोग आकर के डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। ये जहाँ पर हम बैठे हैं ये कौन सी जगह है? ये हमारा एट्रियम लाउंज है। एट्रियम लाउंज। और एट्रियम लाउंज पूरे द्वारका रीजन में वन ऑफ द बेस्ट टी कॉफी लाउंजेस है। वाह, उसमें से एक है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने डिनर का या फिर लंच का प्लान नहीं भी किया है, अगर आप कुछ लाइट हल्का फुल्का लेना चाहते हैं, कॉफी अपने पार्टनर के साथ पीना चाहते हैं, तो यहाँ एट्रियम लाउंज आ सकते हैं। तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, जाहिर सी बात है हमारे सामने जब हार्ट शेप कॉफी है तो इसका भी स्वाद लिया जाए, क्यों तरुण रे? Let's have this. अंडर 19 विश्व कप में स्ट्रकर ने रचा इतिहास। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए आपको लिए चले खेल चक्कर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज टॉम स्ट्रेकर ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के खिलाफ 9.5 ओवर में 24 रन देकर 6 विकेट उन्होंने लिए। 18 साल के स्ट्रेकर ने इस दौरान साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के रिकॉर्ड को तोड़ा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 फरवरी को अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। अब 11 फरवरी को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेनोनी के विलोमोर पार्क में खिताबी मुकाबला होगा। 6 महीने के अंदर ये दूसरा मौका है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। दक्षिण अफ्रीकी पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट फैंस के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने विराट कोहली की गैर मौजूदगी पर गलत जानकारी दी। दरअसल विराट कोहली निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट से बाहर रहे, मगर इस दौरान एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब शो पर कहा था कि विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा दूसरे बच्चे का स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं। कनाडा के टेनिस स्टार वासेक पोस्पिसिल को शुक्रवार को बेंगलुरु ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट के एकल मुख्य ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड से एंट्री दी गई। टॉप 30 रैंकिंग के खिलाड़ी रहे पोस्पिसिल का करियर चोटों से प्रभावित रहा है। उन्होंने अमेरिका के जैक सॉक के साथ मिलकर 2014 विंबलडन युगल खिताब जीता था। वहीं अगले साल 2015 में उन्होंने ग्रास कोर्ट मेजर के एकल क्वार्टर फाइनल में भी जगह बनाई थी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।